ठीक। चल, अगर हम बात करें डीएनए के बारे में, किसके बारे में? डीएनए के बारे में। ये जो डीएनए जो है, जिसकी फुल फॉर्म आप सब जानते हो, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी का मीन भी आप जानते हो, डी का मीन होता है रिमूव कर देना, और ऑक्सी का मीन होता है ऑक्सीजन। यानी जो राइबोज जो शुगर होती है, उस राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन से अगर एक ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देते हैं, वो जो शुगर बनती है उसी को डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। और उस डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसेस जुड़ जाने से जो एसिडिक मटेरियल बनता है या जो न्यूक्लिक एसिड बनता है, उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है, इसको एज ए एसिडिक सब्सटेंस, एज ए एसिडिक सब्सटेंस सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिसर ने। फ्रेडरिक मिसर, ये बात आपको कल भी बताया था। फ्रेडरिक मिसर ने 1869 के अंदर इसको एज ए एसिडिक सब्सटेंस जो है वो आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले। अब ये जो डीएनए जो है, इस डीएनए की जो लेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। डीएनए की जो लेंथ जो है वो डिपेंड करती है इसके न्यूक्लियोटाइड्स पे और बेस पेयर के नंबर पे। अगर हम बात करें डीएनए के लेंथ की, डीएनए कि सबसे पहले अगर हम लेंथ की बात करें तो ये लेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर नंबर ऑफ बेस पेयर्स। सबसे पहले देखो न्यूक्लियोटाइड की बात करें अगर, तो साई इंटू 174 एक बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते। उसके अलावा सेकंड बैक्टीरियोफेज लेम्डा बैक्टीरियोफेज, जिसके अंदर 48,502 बेस पेयर होते। तीसरी अगर बात करें ई कोलाई बैक्टीरिया की, तो उसके अंदर 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम की, तो उसके अंदर 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होते हैं। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दे रखे हैं। इसका मीन ये जो बैक्टीरियोफेज जो होता है, इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद ये जो ह्यूमन जीनोम है, जीनोम का मीन होता है कि जो हैप्लॉइड सेल होती है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल या फिर किसी भी सेल के अंदर हैप्लॉइड जो कंटेंट होता है डीएनए का, उसको हम बोलते हैं जीनोम। यानी वो होता है 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। उसके बाद अगर हम देखें डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको पता है कि डीएनए जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होगा। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनके बारे में या फिर डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले 1953 के अंदर वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताई थी। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उसको प्रपोज किया था। और डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताने के लिए वाटसन एंड क्रिक ने दो जगह से हेल्प ली थी। एक तो हेल्प ली थी एक्स-रे डिफ्रैक्शन से, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, या जिसको हम बोलते हैं एक्स-रे क्रिस्टेलोग्राफी। और जो सेकंड जो बात जो ली थी उन्होंने हेल्प, वो ली थी बेस पेयरिंग रूल से। बेस पेयरिंग रूल जो कि दिया गया था चारगाफ के द्वारा। ये जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन है, इसको दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। एक का नाम था
विल्किंस, और जो सेकंड साइंटिस्ट थे उनका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये जो चार साइंटिस्ट हैं, ये जो वाटसन, क्रिक, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, ये जो चारों के चारों साइंटिस्ट हैं, इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये चारों नॉमिनेट हुए थे नोबेल प्राइज के लिए। लेकिन ये जो फ्रैंकलिन जो है, इनकी डेथ हो गई थी 1958 के अंदर। इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज जो है वो नहीं मिल पाया। और विल्किंस और वाटसन एंड क्रिक, इन तीनों को 1962 के अंदर, 1962 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। 1962 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद अगर देखें कि इन्होंने जो डीएनए की डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर बताई थी, वो किस तरह की स्ट्रक्चर थी, क्या क्या उसके अंदर था। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो इन्होंने बताई थी, वो बताई थी लाइक ए रिवॉल्विंग लेडर, लाइक ए रिवॉल्विंग लेडर यानी घूमती हुई सीढ़ी की तरह। और उस सीढ़ी के अंदर जो रेलिंग का जो काम कर रही थी, वो थी डीएनए की बैकबोन, डीएनए की बैकबोन। और ये जो डीएनए की बैकबोन जो होती है, ये आपको पता है, ये बनी होती है सुगर फॉस्फेट। और इसके अंदर रेलिंग के बाद जो स्टेप्स का जो काम करती है, स्टेप्स का काम जिसके ऊपर हम चढ़ते हैं, वो होती है डीएनए के बेस पेयर्स, डीएनए के बेस पेयर्स। और ये जो बेस पेयर्स होते हैं, इन्हीं के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो इनसाइड, यानी इस तरह से जो डीएनए की जो डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो है ये उसकी बैकबोन होती है। यहाँ पे बीच बीच में लगे रहते हैं बेस पेयर नाइट्रोजनस बेसेस। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, इसके अंदर यहाँ पे ये जो पूरा एक वन टर्न जो होता है, वन टर्न, उसको बोलते हैं पिच ऑफ द डीएनए, पिच ऑफ द डीएनए। और ये पिच ऑफ डीएनए की जो लेंथ होती है, वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, या इसी को बोलते हैं 3.4 नैनोमीटर। अब ये जो पिच ऑफ द डीएनए जो होते हैं, उसके अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। और यानी 10 बेस पेयर का मीन 20 नाइट्रोजिनस बेसेज होते हैं। और ये जो डीएनए की अगर हम बात करें, विड्थ की बात करें, तो 20 एंगस्ट्रॉम इसकी विड्थ होती है। और ये जो डीएनए जो है, एक बार पूरा टर्न जो है वो 360 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाता है। और दो बेस पेयर के बीच में जो एंगल होता है, वो 36 डिग्री का एंगल होता है। दो बेस पेयर के बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें, तो ये जो डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, या इसी को 0.34 नैनोमीटर हम कह सकते हैं। और ये जो वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए के बारे में बताया था, वो था बी टाइप डीएनए, यानी बी डीएनए था। जनरली डीएनए दो टाइप के होते हैं, एक को बी डीएनए बोलते हैं, दूसरे को जेड डीएनए बोलते हैं। अगर हम थोड़ी सी बी डीएनए की बात करते हैं, तो ये जो बी डीएनए जो है कैसा होता है, कैसा इसका अंदर रोटेटिंग होती है। अगर हम बात करें बी डीएनए की, तो ये जो बी डीएनए जो होता है, ये क्लॉकवाइज रोटेट होता है, क्लॉकवाइज रोटेट, या इसी को हम बोल सकते हैं राइट हैंडेड रोटेशन। इसके अंदर जो रोटेशन जो होता है, वो राइट हैंडेड रोटेशन होता है। और इसकी बैकबोन जो है सुगर फॉस्फेट की बनी रहती है। वो हमने पीछे बातें लिख ली। लेकिन अगर हम बात करें जेड डीएनए की, ये जो जेड डीएनए जो होता है, इसकी जो बैकबोन होती है, इसकी जो बैकबोन होती है, वो जिग जैग बैकबोन होती है। और इसको प्रपोज किया था रिच नाम के साइंटिस्ट ने, जिसका नाम रिच था। और इसके अंदर जो वन पिच जो होती है, पिच की जो डिस्टेंस होती है, वो 45.6 एंगस्ट्रॉम होती है। और वहीं पे अगर इसकी बेस पेयर की बात करें, तो 12 बेस पेयर होते हैं। और दो बेस पेयर के बीच में अगर डिस्टेंस की बात करें, 3.75 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होती है। और इस डीएनए की अगर विड्थ की बात करें, तो 18.4 एंगस्ट्रॉम इसकी विड्थ होती है। और ये जो डीएनए जो है, ये एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है, एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है। और साथ में एंटी लेफ्ट हैंडेड ट्विस्टिंग भी बोलते हैं, जिसको लेफ्ट हैंडेड ट्विस्टिंग इसकी होती। उसके बाद ये जो डीएनए जो है, इस डीएनए के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। अगर हम उनकी बात करें, तो उसके अंदर हम ये बात कर सकते हैं कि पहली बात, डीएनए जो ह्यूमन डीएनए या हमारा डीएनए जो होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है,
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मीन अगर एक स्ट्रैंड 5 डैश से 3 डैश की तरफ है तो दूसरा जो स्ट्रैंड है वो 3 डैश से 5 डैश की तरफ चलेगा। तीसरी बात, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मीन ये कि अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड के हमें नाइट्रोजनस बेसिस पता है तो दूसरे स्ट्रैंड के हम आसानी से नाइट्रोजनस बेसिस बता सकते हैं। जैसे ये सिंगल स्ट्रैंड है, यहाँ पे अगर ये लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, जी लगा हुआ है, ए है, टी है, सी है, जो कुछ भी, तो दूसरे स्ट्रैंड के बारे में हम बता सकते हैं कि ए के सामने टी आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा, ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए आएगा। इस तरह से एक स्ट्रैंड के अगर नाइट्रोजनस बेसिस हमें पता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस इजीली पता कर सकते हैं। इसका मीन डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तीसरी अगर बात करें तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो हिटेरोपॉलीमर होता है, यानी उसको हम होमोपॉलीमर नहीं कह सकते, हिटेरोपॉलीमर होता है। और हिटेरोपॉलीमर की जो प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है नाइट्रोजनस बेसेज की वजह से, क्योंकि ये जो नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर डिफरेंट होते हैं। किसी के पास एडिनिन होता है, किसी के पास ग्वानिन होता है, किसी के पास साइटोसिन होता है, किसी के पास थाइमिन होता है। डीएनए के पूरे मॉलिक्यूल में फॉस्फोरिक एसिड सेम होता है और जो पेंटोज शुगर होती है वो भी सेम होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। लेकिन हिटेरोपॉलीमरिटी जो आती है वो नाइट्रोजन डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसेस के हिसाब से आती है। डीएनए जो होता है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है। इसी के साथ ये जो डीएनए जो होता है इसकी नेचर जो होती है वो एसिडिक होती है। एसिडिक नेचर और नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद हम बात करें ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर है ये बनती कैसे है, तो इसकी हम थोड़ी सी बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो इसका मीन दो स्ट्रैंड होंगे। इस तरह से बीच में पेंटोज शुगर होती है, इस तरह से पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर। अब ये जो पेंटोज शुगर है इसके एक तरफ इस तरह से नाइट्रोजनस बेसेस जुड़े रहेंगे, इस तरह से नाइट्रोजनस बेसेस, और यहाँ पे इस तरह से इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और इस तरह से फॉस्फेट जो है वो पेंटोज शुगर के साथ अटैच रहती है। ये डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड बन गया जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। ये यहाँ पे दो बॉन्ड बने रहे हैं इसीलिए इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल दिया। यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसकी डायरेक्शन 3 डैश से 5 डैश की तरफ रहेगी, लेकिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसकी डायरेक्शन 5 डैश से 3 डैश की तरफ रहेगी। आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पांचवें कार्बन का जो OH ग्रुप है फ्री रहता है। ये चेन कितनी ही लंबी हो जाए ये जो थर्ड कार्बन का जो OH ग्रुप है हमेशा फ्री रहता है, इसीलिए इसको 3 डैश एंड बोलते हैं। इसीलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो डायरेक्शन है वो 5 डैश से 3 डैश की तरफ होगी, और ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसकी डायरेक्शन 3 डैश से 5 डैश की तरफ रहती है। ऐसे हमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में अगर जोड़नी है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक और चेन की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी जो चेन होती है जिसको हम बोलते हैं इस तरह से, यहाँ पे इसके पास फॉस्फोरस, यहाँ पे फॉस्फोरस, और यहाँ पे फॉस्फोरस, इस तरह से। अब देखो ये दोनों की दोनों चेन अगर पैरेलल होती तो ये नाइट्रोजनस बेसेस जो है एक दूसरे के सामने नहीं आ पाते। हमें नाइट्रोजनस बेसेस एक दूसरे के सामने लाने के लिए ये वाली जो चेन है इसको हमें करना पड़ेगा रोटेट। अगर रोटेट करेंगे और अभी इसको अगर डायरेक्ट सीधा ऐसे रोटेट कर देंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, ये फॉस्फोरस इधर आ जाएगा, तो इधर भी 5 डैश होगा, इधर भी 3 डैश होगा, जो कि एंटी पैरेलल नहीं हो पाएंगे। हमें बनाना एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल बनाने के लिए इसको रोटेट कैसे करेंगे? एक तो चेन हमारे पास ऐसी है ही, ध्यान से देखो भी पंकज इस बात को, एक तो चेन ऐसी है ही और दूसरी चेन हमें करना पड़ेगा इस तरह से इसको रोटेट। इस तरह से ये जो पेंटोज शुगर है ये हो जाएगी रोटेट, और अगर रोटेट हो जाएगी तो इसकी जो पोलरिटी है वो चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ 5th कार्बन है, ये 5 डैश से 3 डैश वाली चेन है। यहाँ पे इसके पहले कार्बन पे यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए इसके यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे पहले कार्बन पे नाइट्रोजन लग जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ पांचवा कार्बन है फॉस्फोरस, ये पहला है, दूसरा, ये तीसरा कार्बन है, ये 3 डैश एंड हो गया, और यहाँ पे 5 डैश एंड हो गया। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। ये अगर 3 डैश है तो ये वाला एंड 5 डैश हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन, ये 5 डैश एंड हो जाएगा।
इस तरह से डीएनए की जो दोनों की दोनों चेंज होती हैं वो एक दूसरे से एंटी पैरेलल जो है वो जुड़ी रहती है। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस एडिनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो चेंज जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डीएनए जो है, ये डीएनए जनरल हम ऐसा बना सकते हैं, बीच में पेंटोज शुगर होती है, इधर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, इधर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, और इनके साथ यहाँ पे लगे रहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। और इसी तरह से यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और बीच में यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है और इधर से ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों की दोनों डीएनए की कहलाती है बैकबोन। डीएनए की बैकबोन होती है जो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। ये बीच में प्रोजेक्टेड रहते हैं नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस के लिए चारगाफ ने अपना एक नियम दिया था। नियम बहुत आसान था, और चारगाफ का जिसको हम बोलते हैं बेस पेयरिंग रूल। वो बेस पेयरिंग रूल देखो क्या कहता है, चारगाफ का बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग रूल ऑफ चारगाफ। इन्होंने क्या कहा, जैसे एक डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास डीएनए, ये भी बात याद रखनी है कि ये जो बेस पेयरिंग रूल है चारगाफ का हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे लागू होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे लागू नहीं होता। यहाँ पे मान लो ए है तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए है, सी है तो जी है, जी है तो सी है, ए है तो टी है, ए है तो टी है, ए है तो टी है, सी है तो जी है। अगर देख उन्होंने क्या कहा था, नंबर ऑफ प्यूरिन, चारगाफ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स। पहली बात तो उन्होंने ये कही थी। दूसरी बात उन्होंने कही थी, नंबर ऑफ एडिनिन ऑलवेज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन, नंबर ऑफ ग्वानिन ऑलवेज इक्वल बी नंबर ऑफ साइटोसिन। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो एडिनिन 1, यहाँ पे एडिनिन 2, एडिनिन 3, एडिनिन 4 और 5। अगर एडिनिन यहाँ पे 5 है तो अपने आप हम पता कर सकते हैं थाइमिन का नंबर भी 5 होगा। अगर यहाँ पे ग्वानिन देखें, ग्वानिन 1, 2, 3, अगर यहाँ पे ग्वानिन 3 है तो हम कह सकते हैं साइटोसिन के नंबर भी कितने होंगे, 3 होंगे। इसका मतलब जहां पे एडिनिन प्लस ग्वानिन और थाइमिन प्लस साइटोसिन, इन दोनों का जो रेशियो है वो 1 होगा। एडिनिन यहाँ पे कितने, एडिनिन यहाँ पे 5 है, ग्वानिन कितने, ग्वानिन यहाँ पे 3 है। यहाँ पे थाइमिन देखें तो थाइमिन 5 है और साइटोसिन कितने हैं, 3। इसका मीन 8/8 इज इक्वल टू 1। और एडिनिन और ग्वानिन दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं प्यूरिन्स, और थाइमिन और साइटोसिन दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं पायरिमिडीन्स। इसका मीन प्यूरिन और पायरिमिडीन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, हमेशा 1 होगा, और जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पिरिमिडिन होंगे। और उन्होंने थोड़ी सी बात ये भी बता दी कि एडिनिन जो है, एडिनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा थाइमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा साइटोसिन के साथ। और ग्वानिन और साइटोसिन का ये जो कंटेंट होता है इसी पे डिपेंड करता है डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी डीएनए के अंदर जी और सी का कंटेंट जितना ज्यादा होगा उस डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। और एक स्पेशल बात यहाँ पे कि ये जो हमारा जो डीएनए जो होता है ये 2600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। हमारा जो डीएनए जो होता है वो 2600 एंगस्ट्रॉम की लाइट की जो यूवी लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। प्लीज स्टॉप इट।